हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम बोहर्स मॉडल ऑफ एटम के बारे में बात करेंगे। तो हम ऑलरेडी थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल जो है वो पढ़ चुके हैं। हमने उनकी लिमिटेशंस डिस्कस की हैं। दोनों ही मॉडल्स के अंदर से हमने कुछ चीजें सीखी हैं और हमें उनकी जो लिमिटेशंस हैं उससे हम आगे बढ़े हैं। तो आज जब हम नील बोहर का जो मॉडल है उसके बारे में हम बात करेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि जो ड्रॉबैक्स हमने फेस किए थे रदरफोर्ड के मॉडल में वो यहाँ पे आकर हम कुछ हद तक उन्हें सॉर्ट आउट कर पाए हैं। सो नील बोहर जो आपके साइंटिस्ट थे, ये आपके 1913 में इन्होंने अपना बोहर्स मॉडल ऑफ एटम दिया था। बेसिकली जब हम रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की बात करते हैं उसमें हमने एक लिमिटेशन पढ़ी थी। उनका ये बोलना था वहां पर कि अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन है और अगर वो सेंटर में प्रोटॉन्स जो हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर कंसंट्रेटेड हैं, उसके अराउंड अगर ये रिवॉल्व कर रहा है तो ये एनर्जी रेडिएट करेगा, एनर्जी रिलीज होगी और एक समय आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन में आके गिर जाएगा और ये एटम कोलैप्स हो जाएगा या ये वैनिश हो जाएगा। बट इस तरीके से नहीं होता, चीजें गायब नहीं होती। तो इसके अंदर जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम का कॉन्सेप्ट है, जो एक ड्रॉबैक था रदरफोर्ड के मॉडल में, वो नील बोहर जो थे वो समझा पाए। तो इनके पॉस्टुलेट समझते हैं कि क्या इन्होंने कहा। First postulate that he gave was electrons revolve around the nucleus in the discrete circular orbits and they do not radiate energy। जो ड्रॉबैक हमने रदरफोर्ड का पढ़ा था, जिन्होंने कहा था कि आपके इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी रेडिएट करते हैं, बाहर छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं। नील बोहर का अब ये बोलना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, इनका ऑर्बिट, इनका वो जो सर्कुलर ऑर्बिट है वो फिक्स्ड है और इन ये अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करते, बल्कि हर एक ऑर्बिट की अपनी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। इवन इन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया जिसके अंदर हम वैल्यूज को पुट करके हर ऑर्बिट की एनर्जीज को कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जो हम क्लास 11th में पढ़ते हैं। सो बेसिकली ही सेड दैट कि ये शेल्स हैं और इनकी एनर्जी जो है वो फिक्स है। इन्हें एनर्जी लेवल्स भी बोला जाता है या शेल्स बोला जाता है। आप डायग्राम देख सकते हैं। डायग्राम क्या समझा रही है कि बीच में एक न्यूक्लियस है। आपका जो फर्स्ट शेल है न्यूक्लियस के बाद उसको के शेल बोला गया। n इज इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट शेल की बात हो रही है। फिर जो सेकेंड रिंग है, आपकी सेकेंड सर्कुलर ऑर्बिट है, वो एल शेल कहलाता है, इसलिए n2 है बिकॉज वो सेकेंड शेल है। थर्ड आपका एम शेल होता है, n3 मीन्स थर्ड ऑर्बिट। एंड लास्ट वन, नॉट द लास्ट वन, इसके बाद और भी शेल्स हो सकते हैं, आप कितने भी इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर पाए। n इज इक्वल टू 4, दैट इज द फोर्थ शेल, इसे n शेल कहा जाता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि k शेल, देन l शेल, देन m शेल, देन n शेल एंड सो ऑन। आप ये सीक्वेंस आगे तक लेकर जा सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो था वो बोहर ने दिया, जहां हम जो स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम था वो इन्होंने ओवरकम कर दिया रदरफोर्ड के मॉडल से। बट स्टिल इस मॉडल में के कुछ ड्रॉबैक्स थे। इसी वजह से एक नेक्स्ट मॉडल ऑफ एटम आया जिसे हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बोलते हैं, जिसके बारे में हम क्लास 11th में जाके पढ़ते हैं। सो टिल क्लास 9 दिस वाज द ओनली पार्ट दैट यू नीड टू फोकस अबाउट द बोहर्स थ्योरी। Okay, so that was all about the Bohr's model. Any doubt you can just ask me in the comment section. Thank you. Take care. Bye bye.